टीएलएम ट्रिक विथ अनुज सर के इस चैनल पे आप सभी शिक्षक साथियों का हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, आकलन परीक्षा के लिए मैंने पर्यावरण अध्ययन के बहुत सारे प्रश्नों को खंगाला और एक महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक श्रृंखला मैंने बनाया है और उसी पर आधारित आज का यह वीडियो है। तो आइए देखते हैं कि इन प्रश्नों के श्रृंखला को आप कहाँ तक जानते हैं और कौन सा ऐसा प्रश्न है जिसे आपने अभी तक टच नहीं किया। तो आइए देखते हैं प्रश्नों का यह सिलसिला। प्रश्न है, पर्यावरण व पारिस्थितिकी का जैविक घटक क्या है? पर्यावरण व पारिस्थितिकी का जैविक घटक क्या है? पर्यावरण हम जानते हैं, पारिस्थितिकी भी जानते हैं, जैविक घटक क्या होता है? तो पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक होते हैं, एक होता है जैविक घटक, एक अजैविक घटक। तो इसमें पूछ रहा है कि जैविक घटक क्या है। जैविक घटक का परिभाषा है कि जीवधारियों के किसी समुदाय के जीवों में परस्पर पोषण संबंध पाए जाते हैं। यानी पर्यावरण व पारिस्थितिकी के बीच में आइए देखते हैं किसका संबंध है। ऑप्शन ए है मृदा, बी है जल और सी है वायु और डी है वनस्पति। वनस्पति के सामने सही का टिक लगा हुआ है। इसका मतलब कि पर्यावरण व पारिस्थितिकी के बीच में वनस्पति है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण व पारिस्थितिकी का भौतिक घटक क्या होता है? ए है जंतु, बी है वनस्पति, सी है प्रवाहित जल और डी है पारिस्थितिकी। तो पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का भौतिक घटक प्रवाहित जल है, जो बहता हुआ जल होता है। अगला प्रश्न, जीवों तथा पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? जीव तथा पर्यावरण में जो पारस्परिक संबंध होता है उसका अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है जीव विज्ञान, जैव भूगोल, भौतिकी या पारिस्थितिकी। तो इसका सही आंसर है पारिस्थितिकी। क्यों? क्योंकि इसमें जैविक एवं अजैविक तत्व सम्मिलित होते हैं, इसलिए जीवों तथा पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों को हम पारिस्थितिकी कहते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, इकोलॉजी यानी कि पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ओडम ने, टॉन्सले ने, टेलर ने या डार्विन ने? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, टॉन्सले ने इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। ये सभी पर्यावरणविद हैं। प्रश्न नंबर 6, वन के पारिस्थितिक तंत्र में कवक को किस समूह में शामिल किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए उत्पादक, बी उपभोक्ता, सी द्वितीय उपभोक्ता और डी अपघटनकर्ता। तो इसे यानी कवक को अपघटनकर्ता में शामिल किया जाता है क्योंकि कवक एक मृतोपजीवी जीव है। मृतोपजीवी जीव का मतलब कि वह मरे हुए प्राणियों पर निर्भर होता है। अगला प्रश्न, जलवायु परिवर्तन से सर्वाधिक प्रभावित होने वाले देशों की सहायतार्थ किसे बनाया गया है? इसका सही आंसर है ग्रीन क्लाइमेट फंड। यह इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आकलन परीक्षा के हिसाब से, लेकिन फिर भी याद रखना है। वनों को नष्ट करने का कुप्रभाव क्या पड़ता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। आंसर ऑप्शन नंबर ए में है मृदा अपरदन पर, बी में है खरपतवार नियंत्रण पर, सी में है सूर्य के प्रकाश पर या डी में है चारागाहों की वृद्धि पर। तो वनों को नष्ट करने का प्रभाव मृदा अपरदन पर ही पड़ता है क्योंकि वन जैसे जैसे नष्ट होंगे हमारे मिट्टी का कटाव बढ़ता जाएगा। अगला प्रश्न, पहाड़ों पर काफ़ी नमी व जल होता है फिर भी यहाँ मरुद्भिद क्यों होते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए, पहाड़ों पर जल बर्फ में बदल जाता है, ढलानों के कारण पानी बह जाता है और पौधों द्वारा उपयोग में नहीं लाया जाता। सी में है पहाड़ों की चट्टानें जल अवशोषित नहीं कर पाती या डी है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, ढलानों के कारण पानी बह जाता है और पौधों द्वारा उपयोग में नहीं लाया जाता। अगला प्रश्न, प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है? नेचुरल इकोलॉजी का एग्जाम्पल क्या है? ऑप्शन ए खेत, बी बांध, सी झील या डी पार्क। ऑप्शन देखकर साफ साफ समझ में आ रहा है कि इसका ऑप्शन नंबर सी झील एक प्राकृतिक पारिस्थितिकी का उदाहरण है। अगला प्रश्न, कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है? ऑप्शन ए प्रवाल भित्ति, बी वेटलैंड, सी खेत या नदी। प्रश्न है कृत्रिम, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी खेत। अगला प्रश्न है लवणीय जल पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है? लवणीय जल पारिस्थितिकी तंत्र।
ऑप्शन में है, ऑप्शन ए नदी, बी है प्रवाल भित्ति, सी है बांध और डी है तालाब। चूँकि सही का निशान है प्रवाल भित्ति की तरफ, तो यही इसका सही आंसर है। अब समझते हैं कि प्रवाल भित्ति क्या है। प्रवाल भित्ति हम समुद्र के अंदर जो बहुत सारे चट्टान होते हैं उसके अंदर बहुत सारे जीव जंतु होते हैं, मतलब वह समुद्री एक कॉलोनी बसा होता है, उसी को हम प्रवाल भित्ति बोलते हैं। उस कॉलोनी में समुद्र के बहुत सारे जीव जंतु छुपे रहते हैं। अगला प्रश्न है, स्वच्छ जल पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है? तो तालाब। इसका सही आंसर है तालाब, जो स्वच्छ जल का पारिस्थितिक तंत्र का एक उदाहरण है। पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक व अजैविक घटकों को कौन जोड़ते हैं? ऑप्शन नंबर ए उत्पादक, बी है कार्बनिक पदार्थ, सी है अकार्बनिक पदार्थ और डी है उपभोक्ता। तो जो जैविक व अजैविक घटकों को जोड़ता है वह है अकार्बनिक पदार्थ, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न है 15, मृदा अपरदन को किससे बचाया जा सकता है? तो पशुओं को अत्यधिक चराकर, वनस्पति के कटाव द्वारा या वन रोपण के द्वारा या पक्षियों की जनसंख्या बढ़ाकर। तो मृदा अपरदन को हम सिर्फ पेड़ पौधे लगाकर ही बचा सकते हैं। तो इसके अनुसार ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, वन रोपण के द्वारा। मृदा अपरदन का मतलब होता है साथियों मिट्टी का कटाव। अगर जहाँ पर पेड़ पौधे नहीं होते हैं वहाँ की मिट्टियाँ अपने आप कटते चली जाती हैं, और जो वहाँ पर अगल बगल जो नदी या तालाब या जो भी है उसका आकार जो है कि बढ़ते जाता है, यानी बाढ़ आने की पूरी संभावना होती है। एक पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं की संख्या को कौन निश्चित करते हैं? ऑप्शन नंबर ए है जलवायु संबंधी कारक, बी है धरातलीय कारक, सी है जैविक कारक, डी है मृदा कारक। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, जलवायु संबंधी कारक। आगे जो भी प्रश्न आएंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए इस वीडियो को छोड़कर आप कहीं जाइएगा नहीं, इसे जरूर देखिए, इसे याद करिए और आकलन परीक्षा में सफलता प्राप्त कीजिए। पारिस्थितिकी तंत्र के पादपों व प्राणियों के पारस्परिक संबंधों का आधार क्या है? पोषण संबंध। किसी भी पादप और प्राणियों में एक ही संबंध है, पोषण का। प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कौन बदलता है? देखिए हमने कहा था आगे का प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कौन बदलता है? सूक्ष्म जीवाणु, अपघटक, द्वितीय उपभोक्ता या हरे पादप? इसका बिल्कुल सही जवाब है हरे पादप। हरे पेड़ पौधे ही प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल सकते हैं। अगला प्रश्न, पारिस्थितिकी तंत्र के स्वपोषी घटक कौन होते हैं? सूक्ष्म जीवाणु, परभक्षी, पादप या मृतोपजीवी? बिल्कुल ही सही जवाब है पादप। पादप एक स्वपोषी घटक होते हैं, ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। हरे पौधों को पारिस्थितिकी में क्या कहते हैं? उत्पादक। देखिए हमने कहा था बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, हरे पौधों को पारिस्थितिकी में क्या कहते हैं? उत्पादक। अब देखिए उत्पादक एक प्रोड्यूसर्स इसे हम कह सकते हैं इंग्लिश में। हरे पौधों को पारिस्थितिकी में उत्पादक कहते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का सर्वाधिक प्रसिद्ध कीटनाशक कौन सा है? तो डीडीटी है। मरुस्थलीय भवन किससे होता है? ए है वनों को उखाड़ने के कारण, बी है जल की वजह से होने वाले मृदा अपरदन के कारण, सी है वायु की वजह से होने वाले मृदा अपरदन के कारण, या बहुत उच्च तापमान एवं कम वर्षा के कारण। तो कहीं भी अगर मरुस्थल होता है तो वहाँ का तापमान बहुत ऊंचा होता है या वहाँ पर वर्षा बहुत कम होता है, इसी के कारण जो है कि मरुस्थलीय उत्पन्न होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, बहुत उच्च तापमान एवं कम वर्षा के कारण ही मरुस्थल उत्पन्न होते हैं। अब देखिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का श्रृंखला आपके सामने। शाकाहारी प्राणी क्या कहलाते हैं? उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता या तृतीय उपभोक्ता? तो देखिए शाकाहारी प्राणी होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। अब देखिए प्राथमिक उपभोक्ता का परिभाषा क्या होता है, हम किसे कहते हैं प्राथमिक उपभोक्ता? आइए इसकी जानकारी हम लेते हैं। देखिए प्राथमिक उपभोक्ता की जो परिभाषा है, इन्हें शाकाहारी कहते हैं। जो इसका परिभाषा है कि इन्हें शाकाहारी कहते हैं, इसके अंतर्गत वे समस्त जीव जंतु आते हैं जो अपना भोजन पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं, जैसे
ग्रासहोपर, टिड्डा, बकरी, भेड़, गाय, बैल, भैंस, खरगोश ये शाकाहारी प्राणी कहलाते हैं और यह प्राथमिक उपभोक्ता में आते हैं क्योंकि यह अपना भोजन सिर्फ और सिर्फ हरे पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। कुत्ता किस वर्ग में आता है? प्राथमिक उपभोक्ता में, द्वितीय उपभोक्ता में, तृतीय उपभोक्ता में या उत्पादक में? इसमें जो सही का टिक लगा है वह है द्वितीय उपभोक्ता यानी ऑप्शन नंबर बी, कुत्ता द्वितीय उपभोक्ता में आता है। तो द्वितीय उपभोक्ता हम किसे कहेंगे? इसका परिभाषा ये देखते हैं कि द्वितीय उपभोक्ता का परिभाषा क्या है। देखिए, इसमें वे मांसाहारी प्राणी आते हैं जो शाकाहारी जीव जंतुओं को खाते हैं। द्वितीय उपभोक्ता का परिभाषा है कि इसमें वे मांसाहारी प्राणी आते हैं जो शाकाहारी जीव जंतुओं को खाते हैं, वे द्वितीय उपभोक्ता में आते हैं। तो इसलिए कुत्ता द्वितीय उपभोक्ता में आएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, सर्वाहारी जंतु किस वर्ग में आते हैं? उत्पादक में, प्राथमिक उपभोक्ता में, द्वितीय उपभोक्ता में या तृतीय उपभोक्ता में? तो सर्वाहारी, जो इसके पहले हमने प्रश्न समझाया था, द्वितीय उपभोक्ता, ठीक उसी पर निर्भर है कि सर्वाहारी जंतु भी द्वितीय उपभोक्ता में ही आएंगे। एक बार मेरे पीछे वाले जवाब को एक बार ध्यान से सुनिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि सर्वाहारी जंतु क्यों द्वितीय उपभोक्ता में आते हैं। तृतीय उपभोक्ता कौन होते हैं? देखिए, मैंने कहा था कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में हमेशा पूछे जाते हैं, उसी का यह श्रृंखला है। तृतीय उपभोक्ता कौन होते हैं? तृतीय उपभोक्ता का परिभाषा हम बताते हैं आपको साथियों। इसके अंतर्गत वे मांसाहारी प्राणी आते हैं जो अन्य मांसाहारी प्राणियों को खाते हैं। इसके अंतर्गत वे मांसाहारी प्राणी आते हैं जो अन्य मांसाहारी प्राणियों को खाते हैं, जैसे बाज या गिद्ध। तो इसमें जो ऑप्शन है तृतीय उपभोक्ता कौन होते हैं, ऑप्शन ए है हाथी, बी है गैंडा, सी है शुतुरमुर्ग और डी है बाज। तो इस ऑप्शन के अनुसार यहाँ पर बाज सही है। हालांकि शेर भी मांसाहारी प्राणी में आता है, लेकिन यह उच्च मांसाहारी प्राणी है। शेर, चीता, मगरमच्छ ये सब उच्च मांसाहारी श्रेणी में आते हैं। इसका अगला प्रश्न देखते हैं, शेर किस वर्ग में सम्मिलित है? देखिए, इसका ऑप्शन नंबर डी में सही का निशान लगा है, यानी कि तृतीय उपभोक्ता शेर भी है। तो शेर, क्योंकि इसका परिभाषा ही है कि इसके अंतर्गत वे मांसाहारी प्राणी आते हैं जो मांसाहारी प्राणियों को खाते हैं, तो शेर एक मांसाहारी प्राणी को ही खाता है, इसलिए शेर भी तृतीय उपभोक्ता में आता है। तो जैसा हमने आपसे वादा किया था कि बिल्कुल ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का श्रृंखला में लेकर आऊँगा, और यह बिल्कुल ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप अगर इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आप यह जरूर गेस कर रहे होंगे कि यह बिल्कुल ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का श्रृंखला है। अगला प्रश्न है, गिद्ध किस वर्ग में आता है? लगभग वही प्रश्न। गिद्ध यह तृतीय उपभोक्ता में है क्योंकि यह मांसाहारी प्राणियों का सेवन करता है। अगला प्रश्न है, प्रकृति का सफाई कर्मी किसे कहा जाता है? तो इसे गिद्ध को कहा जाता है। प्रकृति का सफाई कर्मी हम गिद्ध को कहते हैं। ऑप्शन 4 दिया है, केचुआ, गिद्ध, शुतुरमुर्ग, बाज। लेकिन गिद्ध को हम प्रकृति का सफाई कर्मी इसलिए कहते हैं कि पूरे धरातल पर, पूरे पृथ्वी पर कोई भी जीव जंतु अगर कहीं पर मृत हो जाता है तो उसको ये लोग खा खा कर ख़त्म कर देते हैं और वो प्रकृति का बिल्कुल ही सफाई कर देते हैं, इसलिए प्रकृति का सफाई कर्मी हम गिद्ध को कहेंगे। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, अपघटक जीवों का उदाहरण कौन है? तो कवक है। इसके पहले भी हमने बताया था कि कवक एक मृतोपजीवी जीव है। अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न है, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया किस श्रेणी में सम्मिलित है? तो बैक्टीरिया अपघटक में आता है। जैसे कवक आता है अपघटक में, वैसे ही बैक्टीरिया भी अपघटक में आता है। अगला प्रश्न है, जैव भार में कौन सम्मिलित है? तो बिल्कुल ही सटीक जवाब है इसका समस्त जीव। समस्त जीव ही जैव भार में शामिल होते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न।
जो मेरा पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? इसके 4 ऑप्शन: भूताप, सूर्य, ग्रीन हाउस गैस या चंद्रमा। आंसर देखकर ही समझ में आ जाएगा कि सूर्य ही जो है हमारे ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का क्या होता है? प्रश्न गलत है, कौन होता है नहीं, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का क्या होता है? रूपांतरण होता है, निर्माण होता है, स्थिरीकरण होता है या विनाश होता है? तो हर इंसान जानता है कि ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का ह्रास किससे होता है? तो स्थिरीकरण से, प्रदूषण से, रूपांतरण से या नवीनीकरण से? तो ऊर्जा का ह्रास रूपांतरण से होता है, न कि प्रदूषण या स्थिरीकरण या नवीनीकरण से। हमेशा ऊर्जा अगर कम होती है, ऊर्जा खत्म नहीं होती है, वह कम होती है। तो रूपांतरण से, एक दूसरे के पास जाने से, जैसे ही ऊर्जा एक दूसरे के स्थान पे जाएगी तो उसका वो रूपांतरण हो जाता है और वहाँ पर कुछ ऊर्जा का ह्रास हो जाता है। तो साथियों, आज का जो महत्वपूर्ण प्रश्नों का श्रृंखला था खत्म हुआ। आप सभी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि ये सारे प्रश्न आपके हिसाब से महत्वपूर्ण है या नहीं, क्योंकि आकलन परीक्षा होने वाला है और आकलन परीक्षा के हिसाब से आपका एक टॉपिक पर्यावरण अध्ययन का है और पर्यावरण अध्ययन बहुत ही लंबा सिलेबस है। उसमें से हमने महत्वपूर्ण प्रश्नों का यह एक श्रृंखला लेकर आपके सामने हम प्रस्तुत हुए और उसका एक वीडियो बनाए। अगर कोई भी प्रश्न का एक्सप्लेन अच्छे से समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और एक निवेदन है आप सभी से साथियों कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को